अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज दो बड़े अहम तरीन इशू जिनके ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया है। अब PTI और उनके उम्मीदवारों का मुस्तकबिल इस इलेक्शन में क्या होगा, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है जो पार्टियों की, उसके अंदर 99 नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इनलिस्टेड पार्टी है, उसकी इस लिस्ट से नहीं निकाला गया। तो क्या अभी उनके पास कोई ऑप्शन क्या है? और दूसरा बड़ा अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के बड़े वाज़ेह अहकामात के बावजूद आज भी पंजाब भर के अंदर हमने देखा कि RO के दफातर के अंदर भी और बाहर भी कागजात नामजदगी छीनने का सिलसिला जारी रहा, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा, और ये जो क्रैकडाउन किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ, वो चल रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर इलेक्शन की जो साख है और पाकिस्तान का अपना जो इलेक्शन प्रोसेस और फिर निज़ाम इंसाफ है, उसके ऊपर क्या सवालात उठ रहे हैं, ये हम बातचीत करेंगे। और हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नवीद मलिक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, और आरिफ जोशी साहब जो इसी बार के साबिक सदर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आरिफ जोशी साहब, आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूं कि आप इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कैसे देखते हैं, और बिलखुसूस ऐसे हालात में कि जहां उनकी इलेक्शन को तो कलअदम करार दिया गया है, बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा, लेकिन अभी भी PTI उन जमातों की फहरिस्त में शामिल है जो लिस्टेड पार्टीज हैं। तो अब इसका क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? खालिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का। सबसे पहली बात तो यह है कि ये इंतहाई शर्मनाक कदम उठाया है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन जिसके जानबदारी पहले दिन से ही इल्जाम दिया जा रहा था कि वो जानबदार है, और ये बात आप तक वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि उन्होंने किसी तौर पर भी जो उनका मकसद था, मकसद इलेक्शन कमीशन के बनाने का होता है कि वो एक फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, लेकिन ये वो इलेक्शन है कि जिसने इलेक्शन कमीशन है जिसने थ्रू आउट इलेक्शन की मुखालफत की है, और इस प्रोसेस को जितना वो नुकसान पहुंचा सकता था पहुंचाया है। और खास तौर पर जिस तरह आपने इंट्रो में जिक्र किया, इस वक्त ये जो इलेक्शन होने वाले हैं उनकी साख इलेक्शन के इनेकाद से पहले ही बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। दो तीन अहम मामलात, एक तो आपने फरमाया कि जी लिस्टेड पार्टी होते हुए वो अभी तक मौजूद है, तो उसका मुस्तकबिल तो बड़ा रोशन है। उसकी वजह यह है कि ये मामला जो है अभी जाएगा हाई कोर्ट में, और मुझे तो लगता है कि शायद पेशावर हाई कोर्ट में जाए, और इस मामले में पेशावर हाई कोर्ट ऑलरेडी इंडिकेशन दे भी चुका है, और वो फैसला तो यकीनन आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको वापस होना पड़ेगा अपने इस फैसले से, और ये निशान जो है बल्ले का, ये किसी तौर पर भी लिया नहीं जा सकता तरीके इंसाफ से। उसकी वजह यह है कि ये ऐसे ही है कि जिस तरह आप शेर का निशान जो है वो मुस्लिम लीग नून से ले लें, या तीर का निशान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ले लें। तो इस तरह की ज्यादती अगर आप करते हैं ऐसे बहाना बनाकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, तो आपने चूंकि चुन रखा है सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को, किसी मामले में भी, चाहे वो तोशा खाना वाली बात हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग वाली बात हो, उसमें आपके सामने कोई और पार्टी नहीं आती, किसी और पार्टी को आप पूछते नहीं है, आपका सारे का सारा जोर जो है वो तहरीक इंसाफ पर है। और दूसरी बात यह है कि आपने अब तक जो किया है, आपने वो ऐसा काम किया है कि एक तरफ आप इलेक्शन के मामले में यानी कह रहे हैं उसको केयर टेकर सेटअप को कि जी आपने वो लोग बनाए हुए हैं जो साबका हुकूमत का हिस्सा थे, और जो मुस्लिम लीग नून के साथ जिनका वाज़ेह तौर पर वाबस्तगी है, लेकिन इस पे आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके ये बात नहीं की कि जनाब देखो हमने इतनी देर से इन्हें लेटर लिखा था लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और जिन अफसरान के बारे में कहा गया था कि वो जानबदार है उनको तब्दील किया जाए, वो भी तब्दीली नहीं आई, उस बारे में तो आपने सवाल नहीं उठाया। लेकिन कैसे बारे में सवाल उठाया है जो कि और मिस स्टेटमेंट की है, अदालत के सामने झूठ बोलकर ये आपने कहा कि जनाब ये 12 तारीख को केस फाइल हुआ था, 6 तारीख को केस फाइल हुआ था, 12 को ऑर्डर हुआ, और ऑर्डर बड़ा सही था कि ऐसी सूरत हाल में वो सारे के सारे ROs, DROs और AROs जो पहले ही मुआंतनत रखते हैं और सारे मामले में PTI को जमीन दोस्त करने के लिए और दीवार से लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और आप अगर उनके जिम्मे लगाते हैं इलेक्शन, तो इलेक्शन का जो अंजाम होगा
वो सबको नजर आ रहा है। वो सबको नजर आ रहा है। मैं जरा नवीद मलिक साहब की तरफ चलता हूं, फिर आपके पास वापस आता हूं कि मलिक साहब, आप जो इस वक्त सारा इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, आप समझते हैं कि ये एज पर इलेक्शन एक्ट या एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा फेयर एंड फ्री हो रहा है, या वाकई इसमें इलेक्शन कमीशन को और केयर टेकर गवर्नमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया खास तौर के ऊपर, क्योंकि आरओ का रोल उन्हीं के पास है सारा का सारा, कि उनको एक बेहतर किरदार अदा करना चाहिए ताकि ये जो सियासी कशीदगी और इस्तेहकाम वाली बात है इसको यकीनी बनाया जा सके। खालिद भाई देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन है वो इस दफा बड़ा इम्पोर्टेंस है उसकी, और वो ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को और जितने भी मुतलका इदारे हैं उनको अपना पूरा किरदार अदा करना चाहिए कि कोई इन जो इलेक्शन हैं उन पे कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन हमारे मुल्क में ये कोई ऐसी बात नहीं है। आज बहुत इस बात पे शोर शराबा हो रहा है कि पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया, तो शायद हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। अगर यही हम माजी पे नजर दौड़ाएं तो यही हालात जो है वो नून लीग पे भी गुजरे थे। उनका साइकिल का निशान था, वो साइकिल का निशान ले लिया गया, और उसके बाद फिर वो इन्हीं हालात से गुजरे, और बाद में उनको शेर का निशान मिला, और बाद में उन्होंने शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ा। इन्हीं हालात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो चार हुई। उनका तलवार का निशान था, उनका तलवार का निशान ले लिया गया, फिर उन्होंने तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ा। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है अनहोनी कि फर्स्ट टाइम हुई है, ऐसा तो चलता रहा है। अब जो एलिगेशन ये है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है वो एज पर लॉ नहीं हुए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुए, उनको प्रॉपर्ली होना चाहिए था, कॉन्टेस्ट होना चाहिए था, इसी बिना पे उन्होंने जो है वो उसको जो है वो बल्ले का निशान उनसे वापस लिया। तो अब ठीक है, अब एक फैसला इलेक्शन कमीशन का आ गया, वो उसको आगे उनके लिए फोरम मौजूद है, कानूनी, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर जो भी अदालतें फैसला करेंगी, ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन पाबंद है इन चीज का, तो अब उनके लिए यही रेमेडी है कि उसको आगे चैलेंज करें। मलिक साहब, एक तो ये तारीख का जबर है जिसका आपने हवाला दिया है, ये बदकिस्मती है, पाकिस्तान इन हालात से दो चार रहा और अभी भी है, निकले नहीं हम इससे। हमने इसका मतलब यह है कि हमने माजी से कुछ सीखा नहीं है। नंबर 1, 75 साल से हमने कुछ नहीं सीखा सर। और नंबर 2 ये है कि मैं जो अगला सवाल ही करने जा रहा हूं कि एक तरफ तो ये हो गया, लेकिन आज अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन आती है और उसको आप भी वकील हैं, आपका स्टाफ जाता है पिटीशनें फाइल करने, और सुप्रीम कोर्ट के अहाते में से उससे पिटीशन छीन ली जाती है, फिर दोबारा पिटीशन फाइल होती है और फिर शाम को उसके ऊपर एतराज रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, जहां पे जिसका एक एक फैसला जो है लोअर कोर्ट्स के लिए कानून का दर्जा रखता है। अगर उसके अंदर ये हालत है तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या हो रहा होगा। नहीं सर, इस चीज को मैं बिल्कुल स्ट्रांगली कंडेम करूंगा। इस तरह नहीं होना चाहिए। हर आदमी को ये आजादी हासिल है पाकिस्तान में और किसी भी मुल्क में भी कि वो अपनी जो लीगल रेमेडी है उसको अवेल करे, कोर्ट में जाए। और इस तरह की जो सूरत हाल है कि किसी को अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराने दिए जा रहे या किसी को कोई पिटीशन नहीं फाइल करने दी जा रही, तो ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए और इसको हम भी कंडेम करते हैं। देखिए, इलेक्शन कराएं, बिल्कुल आज़ादी के साथ कराएं। हर जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वो अपनी पूरी कंपेन करें, पिटीशन फाइल करें, जो भी करें, उनको हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए। और ये आज़ादी हमारे मुल्क का आइन देता है, हमारे मुल्क का कानून देता है। इस पे किसी किस्म की कदर नहीं होनी चाहिए। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला किया, ओके, जो भी इलेक्शन एक्ट था, प्रोसेस था, आपने उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर कुछ वायलेशन हुई होंगी, लेकिन अभी जो आज का कंडक्ट हम देखें उसमें आप किसी भी मुतासरा फरीक को, खास तौर पे जब इलेक्शन प्रोसेस में आपके नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे हो, कल लास्ट डेट है, उसके बाद आपने निशान के लिए भी अप्लाई करना है, अभी तक उनको तस्दीक शुदा कापी नहीं दी गई। 24 घंटे ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं इस फैसले को, लेकिन तस्दीक शुदा कापी नहीं दी गई और कहा गया हम बता देंगे जब भी होगी। अगले 2 दिनों में शायद फिर कहा जाए सरकारी छुट्टी भी है। तो इंटेंशंस क्या रूल ऑफ द लॉ है या इंटेंशन कुछ और है? इंटेंशन कोई इसमें रूल ऑफ लॉ नहीं है। उसकी वजह यह है, रूल ऑफ लॉ का तो तकाजा यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानबदार हो। और ये जिसकी तरफ इशारा किया मलिक साहब ने कि अब तक होता रहा है, वो हमारी बदकिस्मती ये है कि उसमें चूंकि हम खुद प्रीवी रहे हैं, हमारी बारे, हमारे नुमाइंदगान जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मामले पे बहुत जिज्बेस हो, बहुत एहतजाज करें। अगर हम इस ऐसी चीजों को बड़ा नॉर्मल लेते हैं कि जी ऐसा होता है और अब भी जाए फलां जगह जाए, सबसे ज्यादा शर्मनाक बात ये है कि इलेक्शन कमीशन जिसका रोल ये है
कि वो फिर फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराए, वो अपना रोल अदा करने की बजाय एक पार्टी बना हुआ है। और ये काम अब किसको नजर नहीं आ रहा कि आप पीटीआई के लोगों को कागजात दाखिल नहीं करने दे रहे, और ये जो कुछ किया जा रहा है, और आप अब फिर उनको जवाब सर्टिफाइड कॉपी तक नहीं दे रहे, क्योंकि उसके बगैर पिटीशन आगे एंटरटेन नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये सारे का सारा निजाम लोगों के सामने, तो यहाँ पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान से बाहर की दुनिया जिसकी नजर है पाकिस्तान के इलेक्शन पे, तो वो जिस मकसद के लिए इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया को ये तासुर देना है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात शफाफ तरीके से होते हैं और जानबदारी नहीं बरती जाती, और इलेक्शन के जरिए लोग अपनी पार्टी को मौका देते हैं कि वो जनाब आगे आके हुकूमत करे। और ये अमल अगर ये सारी नजरें लोगों की जो है वो ये देख कर समझे और समझ रही हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो वन साइडेड है, एक शख्स को, एक पार्टी को इलेक्शन में लाने के लिए वाजे तौर पर उसकी आप इस हद तक हमायत कर रहे हैं, ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा था जो अब देखा जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में ये इलेक्शन जो है इसकी जीरो अहमियत होगी, और इसके नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। क्रेडिबिलिटी को साफ करने के लिए बेहतर है कि फेयर माहौल देना चाहिए। आरिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और नवीद मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो फिर इसी मौजू के ऊपर हम PMLN की लीडरशिप से बातचीत करेंगे कि PMLN इन तमाम मामलात को कैसे देख रही है और मामलात को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, और पाकिस्तान में जो इंतखाबी माहौल है, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, कागजात नामजदगी का अमल कल तक मुकम्मल होगा। इस सारे अमल के अंदर बहुत सारे गिले शिकवे भी सामने आ रहे हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, वहाँ पर भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो रिमार्क्स थे उनके कंडक्ट के बारे में, वो बड़ा सवालिया निशान पैदा करते हैं। ये सारी सूरत हाल इस वक्त PMLN के लिए काफ़ी साजगार नज़र आ रही है। तो हमने ये फैसला किया कि PMLN के ही सीनियर रहनुमा हैं, रावलपिंडी शहर से तल्लक है मलिक अबरार अहमद साहब, जो यहाँ जो कैंट का एरिया है, रावलपिंडी कैंट का बड़ा अहम इलाका है, ये यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बुनियादी सवाल इस वक्त एक ये है कि आपकी जमात जो है मजमूई तौर के ऊपर जो इलेक्शन माहौल है, क्योंकि आलमोस्ट सभी जमातें जो इवन जो PDM की हुकूमत में इत्तेहादी जमातें थी वो भी उंगलियां उठा रही हैं इस सारे माहौल के ऊपर। आप इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट और इंतखाबी माहौल से जो मजमूई तौर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में मुतमिन है, या आप समझते हैं इसके अंदर वाकई बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप आवाम को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखते हैं। तो हर भाई जिस तरह आपने बात की है, तो उसके अंदर ये बात है कि हम 5 साल मुकम्मल होने के बाद एक इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है दोबारा इस मुल्क के अंदर नए अपने जो बंदे हैं उनका आप चुनाव करें, यानी उन्हें मुंतखब करें, और जमहूरी रवायात के मुताबिक इसी तरह इलेक्शन का शेड्यूल आता है, कागजात नामजदगी जमा होते हैं, स्क्रूटनी होती है, जांच पड़ताल होती है, इसी तरह फिर उनका आगे निशान अलाट होते हैं, फिर उसके बाद एक पोलिंग डे होता है जो 2024 में 8 फरवरी का दिन बताया गया है कि ये पोलिंग डे है, इलेक्शन डे है जी। तो इस पे हम बिल्कुल इस तरह मुतमिन हैं कि हमने 2018 में भी इलेक्शन लड़ा था। आपको इल्म होना चाहिए, हमने तो किसी वक्त ये नहीं कहा था कि जब मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में अपनी अहलिया को बीमारी में छोड़कर जब आए अपनी बेटी के साथ, तो उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनकी बेटी को जेल में बंद कर दिया गया, उन्हें इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूरे जोश जज्बे के साथ अपने पाकिस्तान के एक्ट आइन के मुताबिक जो इलेक्शन शेड्यूल था उसमें हिस्सा लिया। जो रिजल्ट आया हमने उसे तस्लीम किया। जो कभी रिजल्ट आता है तो इंसान अपोजिशन में बैठ जाता है, कभी रिजल्ट आता है तो आदमी इक़्तिदार में चला जाता है। तो ये जो लाडला है वो कहता है कि हर बार वही तरीका हो कि मैं सिर्फ कागज़ जमा कराऊं और सुबह उठूं और मैं शेरवानी पहन के वज़ीर-ए-आज़म का हाल उठाने चला जाऊं। तो ये मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने अपने
4 साल की कारकर्दगी जो उन्होंने इस मुल्क को दिखाई थी, अब उसकी जो गली महल्ले में एक आवाज़ है, जो एक ख्वाहिश थी लोगों की, वो पूरी नहीं कर पाए। तो उसमें आपका, मेरा, अवाम का कोई कसूर नहीं है। उन्हें एक मौका दिया गया था, तो मौके से वो खुद ज़ाया कर चुके हैं। तो अब तमाम जमातें पाकिस्तान की इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। सारे लोग नॉमिनेशन पेपर सबमिट करा रहे हैं, तमाम जमातें भी करा रही हैं, छोटी बड़ी मजहबी जमातें भी करा रही हैं, और उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी करा रहे हैं। तो पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल इलेक्शन का बन चुका है। अच्छा, आपने 2018 का जिक्र किया मलिक साहब, मैं 2002 का भी जिक्र करता हूं कि आपकी पार्टी के साथ 2002 में भी बड़ी ज्यादती हुई थी, जब आपकी पूरी की पूरी पार्टी को मियां साहब को कैद किया, फिर वो मुल्क से बाहर गए, और उसके बाद आपकी पूरी जमात में से काफ लीग निकली थी, और उसमें 2002 के इलेक्शन में फिर हमने उस वक्त भी इलेक्शन लड़ा था सर। अच्छा, मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ इससे पहले, अच्छा ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ एक दफ़ा, पेट्रियाट बनी उसके अंदर, वो भी 2002 ही का इलेक्शन था जब पेट्रियाट बनाया गया, और फिर भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो हशर हुआ वो भी हमारे सामने है। जो बुनियादी सवाल ये है कि आपके साथ 2002 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में आपके साथ ज्यादती हुई, पीपल्स पार्टी के साथ भी 2002 और उससे पहले 77 और उसके बाद भी ज्यादती हुई। ये हम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी सियासी जमात जिसके साथ इस किस्म के रवैये होते हैं, बजा फरमाया आपने, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। मियां साहब जेल में थे 2018 के इलेक्शन में, अभी पीटीआई के चेयरमैन जेल में हैं। अच्छा, उस वक्त हमें ये नजर आता था कि आपके शायद जो बाकी कैंडिडेट्स थे उनके साथ ऐसा नहीं होता था कि रिटर्निंग अफसर के दरवाजे के ऊपर या उसके कमरे में से आपके कागज़ छीन के ले जाएं, ख़वातीन अगर कागज़ जमा कराने जाती हैं उनके कागज़ छीन लिए जाएं, वकीलों से कागज़ छीन लिए जाएं, या उनको अरेस्ट कर लिया जाए। ये इस दफ़ा जो है कि ये काफ़ी शिद्दत के साथ नज़र आ रहा है, और फिर एन इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर इंतखाबी निशान भी ले लिया गया उनसे। तो ये आप समझते नहीं है कि थोड़ा सा हाथ रखा गया लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया? नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ये वो बात नहीं है। बात असल में ये है कि हमने 2002 में भी इलेक्शन लड़ा, हमने 2018 में भी इलेक्शन लड़ा, और इसके दरमियान भी हमने इलेक्शन लड़ा। 2013 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 2002 में इलेक्शन लड़ा, उनके साथ जो भट्टो दौर में ज्यादतियाँ हुई तब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ये हम एक पॉलिटिकल पार्टी थे, हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या होता है, किस तरह होता है। यहाँ मामला कुछ थोड़ा सा आकर बिगड़ गया, तो ये बिगड़ गया कि हम हैं 28 मई वाले और ये 9 मई वाले। ये बड़ा एक फ़र्क है इसमें। हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जेला वतन भी किया गया, जेलों में भी डाला गया, शहबाज शरीफ साहब को भी जेल में रखा गया, मरियम नवाज साहबा को भी जेल में रखा गया, हमजा साहब को भी जेल में रखा गया, हमारे और जितनी भी इनकी आला क़यादत के साथ टीम थी जिसमें बहुत सारे हमारे नाम हैं, उन सबको जेल में रखा गया। लेकिन किसी ने भी ऐसी हरकत नहीं की कि किसी अदारे का जलाओ घराव करें, किसी अदारे के ऊपर चढ़ाई कर दें। और पाकिस्तान की एक इज़्ज़त और वक़ार का जो मसला है, जो दूसरे ममालिक के सामने हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाले जो अदारे हों, उन पर पाकिस्तान के अंदर से ये हमला होना शुरू हो जाए, तो ये चीज़ें जो हैं ये एक आइन के ख़िलाफ़ थी। डेफिनेटली ये मलिक साहब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, नहीं होना चाहिए। और मैं बल्कि मेरी बात मुकम्मल होने दें। 9 मई के वाक़े के बाद बहुत सारे लोग जो हैं रूपोश हो गए थे, भाग गए थे। कुछ लोगों ने, जो लोग पेपर में नहीं थे, पर्चे में नहीं थे, या जिनका नाम नहीं था, उन्होंने अपने टीम के या अपने पार्टी के हेड को खुद रिजेक्ट कर दिया। हमने नहीं कहा, मियां नवाज शरीफ ने नहीं कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा, और दूसरी जमातों ने नहीं कहा। उन्होंने खुद आकर टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इमरान खान गलत आदमी था, गलत रवैये से ज़्यादा। उन्होंने ये बताया कि ये जादू टूने से मुल्क को चला रहा था, अपनी जहानत से या बसीरत से या अपनी टीम से नहीं चला रहा था। ये एक जादू टूने से मुल्क को चलाना चाहता था। ये एक उसका वज़ीर आला था, सबसे बड़ा सूबा है पंजाब का, उस्मान बुज़दार, जो आज़ाद जीत कर आया था। उसने अपने पार्टी के लोगों को नहीं बनाया, उसे बनाया था। ये सवाल जवाब उनकी पार्टी के अंदर हो रहे हैं, इसमें मेरा, आपका या दूसरी पार्टियों का कोई कसूर नहीं है। देखिए 9 मई में तो जो आप कह रहे हैं कि पेपर जमा नहीं कराए गए, जो पेपर नहीं मिल रहे या नहीं जमा होने जा रहे,
अगर मैं एक इश्तिहारी हूँ किसी केस में और मैं दोबारा जो मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, और जो आइन का इदारा है, कानून है, जो थाना है, जो एक सिस्टम है, या जिस अदारे को आप मतलूब हैं, अगर आप रूपोश रहें, छुपे रहें, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने गुमे रहें, अगर आप जब सामने आए कि वो आपको पकड़े या गिरफ्तार ना करे, ये तो नहीं है तरीकाकार। अच्छा, उससे बहुत से वकला को भी सोच जो है वकला को पकड़ा गया। मैं 9 मई के हवाले से डेफिनेटली कोई भी पाकिस्तानी जो है कि वो तशद्दुद की हमायत नहीं करता, सभी मजम्मत करते हैं। अच्छा, फिर एफआईआर में बहुत से ऐसे लोग थे जो आईपीपी में अगर गए हैं तो फिर उनके ऊपर कोई कतगने नहीं है, जिस पे सियासी फिर सवालात उठते हैं कि जी कि आप एक तरफ इतना इसके ऊपर शोरो होगा हुआ और दूसरी तरफ अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो ठीक है, उसको माफ़ कर दें। नंबर 1। नंबर 2, देखें, मेरा ये ख्याल है कि सियासी जमात, हमें सियासत के अंदर इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हम किसी को गद्दार, किसी को मोदी का यार या किसी को इस किस्म के अलकाब दें। सियासत को सियासत की हद तक रखना चाहिए। अगर हम 9 मई को समझते हैं कि वाकई इतना बड़ा है कि जिसकी अभी तक कोई जुडिशियल इंक्वायरी भी नहीं हुई, पीपल्स पार्टी के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं जी जुल्फ़िकार फिर किनकी थी। अच्छा, अब मियाँ साहब के ऊपर जो उनके मुखालफीन है वो कहते हैं जी कि मियाँ साहब के बयानात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने एज ए विटनेस के तौर के ऊपर लिया, तो क्या वो ज़्यादा संगीन मसला है? यही है, ये हम सियासत के अंदर एक दूसरे को बहुत हद तक आगे चले जाते हैं। आप नहीं समझते कि हमें सियासत में अपने मंशूर, अपनी पॉलिसीज़, अपने विजन की हद तक रहना चाहिए, रेदर दैन कि हम कभी हम पीपल्स पार्टी के ऊपर, कभी हम PMLN के ऊपर, कभी हम PTI के ऊपर, कभी हम मजहबी जमातों के ऊपर लेबल लगाते हैं मुल्क दुश्मनी, गद्दारी के, और फिर बहुत आगे चले जाते हैं। आप समझते नहीं है कि इन नफरतों को, इन तस्सुबात को ज़रा कम होना चाहिए? देखिए जी, जो बात आप कर रहे हैं, हम बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तफाक करूँगा कि अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो 76 साल के अंदर जितनी गलतियां हुई हैं उनको अगर हम दुरुस्त करना शुरू कर दें तो 76 साल आगे भी लग जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर के स्पीच पर जब वो मुल्क में आए, उन्हें वेलकम किया गया, रिसेप्शन दिया गया, जो स्पीच की थी उस स्पीच के अंदर आप पूरा खुलासा देख लें, किसी के साथ नफरत का, किसी के साथ ज्यादती का, किसी के साथ कोई और चीज़ का, उसमें कोई चीज़ मिलती है तो हमें बता दें। हमारा मंशूर चंद दिनों में सामने आ जाएगा, हम अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपना मंशूर लेकर अवाम में जाएंगे। पहले भी हमारा खिदमत का मंशूर था, अब भी हमारा खिदमत का मंशूर होगा। हम लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम करना। आप अगर देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार देख लें, जिसमें आप मोटरवे का जिक्र आएगा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आएगा। रावलपिंडी में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनने का नाम आएगा, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम आएगा। अगर आप मेट्रो बस सर्विस देखेंगे, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का नाम आएगा। अगर आप इस मुल्क के अंदर CPAC का नाम लेंगे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का नाम आएगा। एटमी धमाका जब शुरू हुआ, कहाँ आया, किसने किया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आएगा। अगर आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर अंधेरों का खात्मा किसने किया, मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आएगा। अगर आप कराची की बात करेंगे, उसे रोशनियों का शहर किसने बनाया दोबारा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आएगा। अगर आप दहशत गर्दी की बात करेंगे तो स्वात और KPK और इसके इर्द गिर्द जो और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी का एक जाल बन चुका था, उसको हमने बहुत सारे अदारों की मदद से ख़त्म किया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आएगा। ये चीज़ें जो हैं पूरी दुनिया के सामने रोशन हैं, नज़र आ रही हैं। और जिस शख्स ने जो भी जिसको इक़्तिदार मिला, चाहे किसी को 5 साल का मिला, 4 साल का मिला, 8 साल का मिला, 10 साल का मिला, उनके और हमारे काम देख लें। अगर हमारे काम बेहतर हैं तो हम फिर आपको वोट मिलना चाहिए और अवाम उनका मलिक साहब वोट हमें मिलना चाहिए। मलिक साहब, अगर हम पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते तो जो पार्टी बेहतर है, जो आला क़यादत है, उसे दे दें। हम तो जमहूरी तर्ज पे हैं, हम तो हार को हार समझ के तस्लीम करते हैं, जीत को लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सारी एक लिस्ट है, कोई शक नहीं ये सारे काम हुए ऐसे। एक आपके मुखालफीन भी एक लिस्ट उनके हाथ में भी होती है जिसके अंदर बेशुमार इल्ज़ामात, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। इतनी बड़ी तवील आपकी खिदमात की लिस्ट होने के बावजूद इस वक्त पंजाब ही मैदान जंग क्यों बना हुआ है? KP के अंदर भी 9 मई के वाक़यात हुए, कराची के अंदर भी हुए, लेकिन पंजाब के हर ज़िले के अंदर जो आपके मद्दे मुकाबिल पार्टी है
उसके कारकुनों को, उसके उम्मीदवारों को, उसके कवरिंग कैंडिडेट्स को, उनके तायीद कुनंदा और जो तजवीज़ कुनंदा होते हैं, हत्ता कि उनको, उनके वकीलों को भी ये हम मानते। अच्छा 9 मई की जो मफरूर है, ठीक है, उनके साथ हो रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन जो ये सारे मामलात हैं, फिर पंजाब ही मैदान जंग क्यों बना हुआ है? केपी के अंदर या बाकी में नजर नहीं आ रहा। इतनी ज्यादा अच्छी कारकर्दगी थी तो फिर तो बड़े आप कहते ठीक है हमारा ओपोनेंट आए, हम डट के मुकाबला करेंगे, बल्कि इसको जो अंदर है उसको भी छोड़ दो, हम मुकाबला करते हैं, इसको हम अवाम की ताकत से हरा देंगे। वो इसलिए जी कि इन्होंने अपनी जो एक प्लानिंग की वो भी जमान पार्क के बैठ कर की, पंजाब में हुई थी। इन्होंने जो हमला किया GHQ है वो भी इत्तेफाक से पंजाब में आता है। इन्होंने लाहौर के अंदर जो एक हमला किया वो भी पंजाब में आता है। इन्होंने मियांवाली में जो एक हमला किया वो भी पंजाब में आता है। KPK के अंदर भी इन्होंने एक हमला किया जिस पर इन्होंने एक अदारे को जलाया, वो भी KPK में आता है। इसी तरह लेकिन ये अब एक वैसे ही एक बात जो है, अगर ऐसी बात थी या ऐसा मसला था, जिन लोगों ने किया वो आते आकर गिरफ्तारियां देते, अपनी जमानतें कराते, अदालतों में जाते, अपने केस को फेस करते जिस तरह और लोग कर रहे हैं, और आज वो शायद अदालतों से बरी भी हो जाते, निकल भी जाते, इलेक्शन भी लड़ते। अब वो उस वक्त वो छुपे रहे, जो ही इलेक्शन सामने आए हैं वो कागजात लेकर भाग आए हैं, और कागजात के ऊपर वो PTI का नाम भी लिखना नहीं चाहते। वो PTI का नाम लिखना क्या, नाम लेना भी नहीं चाहते। उन्हें अगर ये कहें जी कि आप इमरान खान की पार्टी के हैं, वो कहते हैं जी उस पार्टी के जो मुल्क का गद्दार है, जिसने मुल्क के साथ ज्यादती की। तो अब हम ये सब उनको जमा करवाने दे, अवाम खुद मुस्तरद कर देंगे, उनको जमा करवाने दे कागज। मैं यही हाँ। मेरी बात सुन लेना जी। हमने तो कोई उनके कागजात नहीं रोके। जो उन्होंने काम किए हुए हैं ऐसे, उसके कहने पर उनकी जो सजा जजा है वो अदारों ने देनी है, मैंने और आपने नहीं देनी है, अदलिया ने देनी होती है। चाहते हैं मलक साहब अदलिया ने देनी, मामला छोड़ दें, इदारों ने नहीं। मैं कहता हूँ सारा मामला छोड़ दें। मलक साहब अदलिया का नाम ने देनी है ना, हाँ, वरना ये कल अदलिया ने, इदारों ने कल आपके साथ किया, कल फिर आपके साथ करेंगे। नहीं, अदलिया भी हमारा एक अदारा है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारा अदारा है, हाई कोर्ट भी हमारा अदारा है, छोटी अदालतें भी हमारे अदारे हैं। और जब वो कोर्ट लगी हुई हैं, कचहरियां खुली हुई हैं, वो जाएं अपने केसेस का फेस करें, वो थानों में जाएं, गिरफ्तारी दें और उस पर अदालत में जाएं। मैं जो बात कर रहा था, अब हम अगर मेरे दिल की बात आप सुनना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि इन सब को इलेक्शन लड़ने दें। 8 फरवरी को अवामी अदालत में फैसला होने दें। हमने इससे पहले भी अल्लाह की अदालत में फैसला छोड़ा था। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सरखुरू हो चुके हैं, हम ये फैसला भी अल्लाह के हजूर छोड़ते हैं। अगर हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने चौथी दफा इस मुल्क का वजीर आजम बनाना है, लोगों के दिलों में है वो उम्मीद पैदा हो चुकी है कि अगर इस मुल्क को, इस रियासत को बचाने का वाहिदी सहारा, वाहिदी हाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। अवाम फैसला करेंगे। आखिरी एक सवाल मलिक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम रहे, 3 बार वजीर आला भी रहे, उनके भाई चीफ मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, उनका भतीजा चीफ मिनिस्टर रहा। लोग जो आपके नाकदीन है वो ये कहते हैं कि तकरीबन 50 साल हो गए हैं मियां साहब को, 85 से अगर देखा जाए तो 48 साल हो चुके हैं सियासत के अंदर, और अभी भी नाकदीन आपके ये कहते हैं कि अगर पुलिस, इंतज़ामिया और इतनी ज़्यादा सहूलतकारी के बाद मियां साहब ने इलेक्शन लड़ना है, 4-5 दहाइयाँ गुजारने के बाद, तो क्या क्रेडिबिलिटी उनकी जीत की अगर इस तरह से हो कि हर आपका मुखालिफ खिलाड़ी अंदर हो और हर चीज़ जो है कि उसको तय नेस्तो नाबूद करके जीता जाए, तो क्या समझते हैं ये बेहतर है, या ये सिर्फ महज एक इल्ज़ाम है, एक ऐसा अनग्राउंड ऐसा कुछ नहीं हो रहा? देखिए जी, मैं अगर इल्ज़ाम की बात करूं तो लोगों ने किसी को नहीं बख्शा। हमारे अगर आप तारीख़ के पीछे चले जाएं तो बहुत सारे दीन की खिदमत करने वाले लोग हैं, उन पर भी इल्ज़ाम लगे हैं। इन चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपके सामने बात रखता हूं, मैं भी आपसे सवाल करता हूं, आवाम सुन रही है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो कितने साल रहे, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो कितने साल रहे, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो कितने साल रहे? ये सारे वज़ीर आज़म के साथ हुआ है। ये बदकिस्मती है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। वैसे बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के सारे वज़ीर आज़म 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल। मैं जो मेरी बात अब सुन लेना जी। ये अगर आप ये जमा करेंगे तो ये मुझे यकीन नहीं कि ये 10 साल भी बने।
10 साल से कम बनेंगे, ठीक है। हाँ, 9 और साढ़े 9 अगर आप उनकी 9 साल कुछ माह बनते हैं, अगर आप मेरे कायद मियां नवाज की 10 साल की जलावतनी, फिर दोबारा जलावतनी, इतने साल की जेल, ये सारी आप जमा करें तो ये 14 से 15 साल बनती हैं। तो एक शख्स को पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए 9 साल कुछ दिन दिए जाते हैं, सजा उसको 14 से 15 साल दी जाती है और इल्जाम उस पर 50 साल का लगाया जाता है। और फिर भी हम कहते हैं कि हमें 9 साल की हमारी जो खिदमत, हमारी जो कारकर्दगी है, उसके अंदर मैंने जिन चीज़ों का नाम लिया है, एटमी धमाका भी उसी में आता है, सी पैक भी उसी में आता है, मोटरवे भी उसी में आती है, मेट्रो बस सर्विस भी उसी में आती है। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी का क़याम भी उन अदवार में देख लें, कॉलेज स्कूल का क़याम देख लें, हॉस्पिटल की फ्री दवाइयाँ 19 सालों में देख लें, और उसके बाद दानिश स्कूल देख लें। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कारनामे हैं। मरकज 9 साल था, मलक साहब, मरकज 9 साल था, लेकिन पंजाब जो है सवाए परवेज इलाही साहब के 5 साल, बुजदार के ये चंद साल कह लें, और भट्टू साहब और नकई साहब के अलावा बाकी तो सारा शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ तक व्यस्त रहा है पंजाब जो है। देखें ना, आप जो बात करते हैं, हम जो बात आप करते हैं, हम चलो एक बात ये कर लेते हैं कि 2013 से 2018 तक मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे, उनकी कारकर्दगी का आप मुआयना कर लें, और 2018 से आगे जाकर बुजदार साहब रहे, उनकी कारकर्दगी का मुआयना कर लें। दोनों की कारकर्दगी टीवी पे ले आए, अगर हमारी ठीक नहीं है हमें बता दें, अगर उनकी बेहतर है तो उन्हें बता दें। हम तो दोनों सूरतों में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। चलो, बहुत शुक्रिया मलक इब्रार अहमद साहब, आप कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आवाम डेफिनेटली कारकर्दगी और तमाम चीज़ें देख कर जो है कि वो 8 फरवरी को फैसला करेगी। हम यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे तो हम मामलात जो साइफर केस के और कुछ लीगल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान से जो इस वक्त 2-4 हैं, उनके ऊपर बातचीत को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन माहौल बन चुका है। कागजात नामजदगी जमा होने के प्रोसेस कल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस दौरान मुल्क के अंदर बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात को तस्लीम किया और इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो इस पर एक्शन ज़रूर ले। इसके साथ साथ एक और नया एक इबहाम साइफर केस के हवाले से भी आज तमाम दिन जो है कि मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रहीं। साइफर केस बेसिकली ये इन कैमरा, और इसको जो जज थे मोअज़्ज़ज़ जज साहब इस अदालत के, उन्होंने भी कहा था इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी, इन कैमरा करार दे दिया गया था। लेकिन आज फिर ये खबरें भी आना शुरू हुई कि नहीं, ये ओपन ट्रायल हो चुका है। एक हम इस हिस्से में ख़ास तौर पे इस हवाले से भी बात करेंगे कि ये इन कैमरा और ओपन ये सारा मामला हुआ क्या, और दूसरा इलेक्शन प्रोसेस पे ऊपर मजीद बात करेंगे। शाह खावर साहब जो प्रोसिक्यूटर भी हैं इस केस के अंदर और फिर माहिर कानून है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज़ के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। खबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन किया। एक तो थोड़ी सी क्लैरिटी आपसे ये मैं चाहूँगा कि जो खसूसी अदालत का आखिरी फैसला आया था तहरीरी, उसके अंदर ये कहा गया था साइफर केस अब इन कैमरा है और इसको कोई रिपोर्ट नहीं कर सकेगा, इसके ऊपर डिबेट नहीं होगी, इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, और जो इवन प्रोसीडिंग है उसको वकला को भी कहा गया था कि बाहर जाके आप बात नहीं करेंगे। आज अचानक ये खबरें आई कि जी कि ये ओपन ट्रायल हो गया है, तो एक्चुअल मामला है क्या कि ये इन कैमरा था, तो ओपन कब हुआ, कैसे हुआ, और इस वक्त स्टेटस क्या है इस केस का? देखिए, इसमें पहली बात ये है कि इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फैसले हैं, एक सिंगल जज का है जो कि चीफ जस्टिस ने फैसला दिया था। उन्होंने भी इन कैमरा के बारे में ये होल्ड किया था कि आप मुनासिब वक्त में जब कोई ऐसी सेंसिटिव चीज डिस्कस हुई हो कोर्ट में, तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन या कोर्ट जो है वो एक्सक्लूड कर सकती है लोगों को कि आप गैर मुतल्लिक़ लोग जो हैं वो चले जाए। अच्छा, उसको फिर चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बिल्कुल ये कहा था कि ये ट्रायल ओपन होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी तासुर नहीं होना चाहिए कि लोगों को वहां पे एक्सेस ना हो और प्रेस को एक्सेस ना हो। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि मुनासिब केसेस में या मुनासिब मौके के ऊपर वो जो है ऐसी प्रोसीडिंग्स जेल में भी हो सकती हैं और इन कैमरा भी हो सकती हैं। तो इसी तनाजुर में
फिर प्रोसिक्यूशन ने एक एप्लीकेशन दी थी दफा 14 की, जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, उसको अदालत ने मंजूर कर लिया था। लेकिन चूंकि डिवीजन बेंच का एक फैसला मौजूद है जिसपे उन्होंने ये होल्ड किया है कि ये मुनासिब वक्त में आप ये जो है इसको इन्वोक कर सकते हैं। अब उसमें जो दफा 14 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, वो भी ये कहती है कि जहां पे अदालत समझे कि और प्रोसिक्यूशन समझे कि कोई सेंसिटिव मटेरियल जो है उसके मुतालिक बात होगी तो उस पर पब्लिक को एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो ये आप कह लें कि ये किसी वक्त ये ओपन भी हो सकता है और जहां पे जरूरत महसूस हुई तो वहां पे पब्लिक को एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। तो मतलब आज का ट्रायल जो था वो ओपन ट्रायल था? आज का चूंकि उसमें कोई सेंसिटिविटी ऐसी नहीं थी, उसमें चूंकि आज सिर्फ गवाहान के बयानात एग्जामिनेशन इन चीफ हुए तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसमें वो महसूस किया जाता कि उसमें कोई ऐसी सेंसिटिविटी है। हाँ, किसी मौके के ऊपर ऐसे दस्तावेजात या कागजात जो हैं वो सामने आएंगे तो उसमें प्रोसिक्यूशन या कोर्ट जो है वो जनरल पब्लिक को जो है एक्सक्लूड कर सकती है। अच्छा, एक और ये तासुर दिया जा रहा था, मैं कुछ क्योंकि मिसपरसेप्शन बहुत फैल जाती हैं जो नुकसानदेह होती हैं, तासुर आज ये पाया जा रहा था कि तमाम गवाहों के बयानात मुकम्मल हो चुके हैं और शायद ये हतमी ट्रायल अपने हतमी कंक्लूजन की तरफ बढ़ गया है या बढ़ रहा है। तो ये बताएंगे जरा कि इस वक्त किस स्टेज पे है ये ट्रायल? हाँ, ये एक बिल्कुल वजाहत तलब बात है। बात यह है कि इस्तिगासा की शहादतें जो है वो शुरू हो चुकी थी। कोई 12 के करीब शहादत से पहले जो है उनके इब्तदाई बयानात हो चुके थे जितने गवाहान थे, और उनमें से कोई 2 पे जरा भी मुकम्मल हो चुकी थी, वकला सफाई की, और एक पे अभी जारी थी। तो अब चूंकि आज ये केस मुकर्रर था, क्योंकि आज सारे गवाहान आए हुए थे, उसमें कुछ गवाहान ऐसे भी हैं जो अपने बैरून मुल्क से आए हुए थे, तो उस पे आज अदालत ने पहले 11 बजे का वक्त दिया कि आप आए और आपके वकला इन पे जरा कर लें या उनकी मौजूदगी में। तो जब उनके वकला नहीं आए तो फिर वो कानून इस बात की इजाजत देता है कि जो वैसे जो शहादत है इस्तिगासा की वो मुलजिमों के सामने जो है रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब खुद भी मौजूद थे, उनके कुछ वकला भी कुछ देर के लिए आए थे, तो आज सिर्फ इब्तिदाई बयानात रिकॉर्ड हुए। इब्तिदाई बयानात का होता है कि जो कि उन्होंने 161 के बयानात गवाहों ने दिए हैं वही उन्होंने रीइटरेट किए हैं कि जिन पे जरा का हक जो है वो महफूज है वकला का। ठीक है, वो अब मंगल वाले दिन जो है वो इसकी समाअत दोबारा शुरू हो रही है कि जो वकला सफाई हैं जिनके गवाहान के इब्तिदाई बयानात हो चुके हैं वो उन बयानात को सामने रख के उन पे अपनी मर्जी की जरा कर सकते हैं। अच्छा, एक ये भी तासुर मिला, गालबन बैरिस्टर गौहर साहब ने गुफ्तगू की बाहर आकर के बानी चेयरमैन पीटीआई ने शायद बॉयकॉट किया है इसका। अभी आपने भी कहा शाह महमूद कुरैशी कुछ देर तक थे और उनके कुछ देर तक वकला, तो क्या कोई ऐसा मामला भी हुआ है? देखिए, बात यह है कि इसमें ये बात तो बिल्कुल है कि 2-3 समातों से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी और इमरान खान साहब ने भी, जबकि गवाहान पे जरा हो रही थी, उनके अपने इमरान खान साहब के जो वकील हैं सिकंदर जुल्करनैन वो गवाह पे जरा कर रहे थे, तो इन दोनों साहिबान ने एक हाथ से लिखी हुई दरखास्त अदालत में दी उसी वक्त, और उसमें उन्होंने कहा कि हम आपसे ये केस ट्रांसफर कराना चाहते हैं, हमें आप पे एतबार नहीं है, तो आप इसकी समाअत छोड़ दें या इसको फेडरल गवर्नमेंट को केस को वापस भेज दें। तो उसके ऊपर उसी वक्त बहस हुई, उसी वक्त उसको डिसाइड किया गया। लेकिन जो खान साहब के खिलाफ थे जिनका मैंने नाम लिया है वो खुद भी हैरान हो गए थे कि हम उनकी तरफ से जिरा कर रहे हैं और ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो उसके बाद अदालत में पेश होते हैं, आज भी हुए, अदालत को एड्रेस किया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो पूरी शहादत के दौरान वो जितनी भी इब्तिदाई बयानात हुए हैं वो उनको अपने हाथ से रिकॉर्ड करते रहे। अच्छा, मौजूदगी में हुई है। अच्छा, ये बताइएगा, एक चीज मैं इस केस से मुतालिक आखिरी पूछना चाहूंगा, फिर मैं इलेक्शन की तरफ आता हूं कि तमाम गवाहों के इब्तदाई बयानात हो चुके, ये टोटल कितने गवाह हैं जिनके बयानात होने थे? ये सारे मैं बताता हूं। देखिए, ये टोटल 28 गवाह कैलेंडर ऑफ विटनेस में थे, जिसमें से 3 गवाहान को गैर जरूरी करार देकर उनको गिव अप कर दिया गया है, और ये आज से पहले
आज तकरीबन 12 लोगों के जो है वो शहादत की जो है वो इब्तिदाई शहादतें हुई हैं। तो इसलिए पहले अगर मिला लें तो फिर ये टोटल 25 बन जाते हैं। 25 के हो चुके। हाँ बिल्कुल। और उसमें ये है कि जो मुफस्सिल जिरा करनी है वो वकला ने करनी है अभी, जिसपे आज एक पिटीशन हमारे मरकज की तरफ से दायर हुई ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स, क्योंकि ये एक इंप्रेशन ये पैदा हो रहा था कि क्योंकि गालबन 28 तारीख इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस को जो चैलेंज किया गया था उसकी तारीख भी है, तो एक इंप्रेशन ये आज क्रिएट किया गया कि इससे पहले शायद कोई फैसला हो रहा है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ आपको। जी। देखिए, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी साहब की जब बेल खारिज की थी उसमें उन्होंने कहा था कि इसका ट्रायल आप 4 हफ्तों में कंप्लीट करें। चले, उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत हो गई। अब आप अगर कल का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा देखें जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को जमानत दी गई है, उसके एंड में एक नोट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसमें वो ये लिखा हुआ है कि अगर मुल्जमान अगर बेल की कंसेशन को मिस यूज करेंगे या जो स्पीडी ट्रायल है उसमें रखना डालने की कोशिश करेंगे तो फिर इस्तगासा को ये हक हासिल होगा कि वो उनकी जमानत कैंसिल कराने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो स्पीडी ट्रायल का तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने हुक्म में जो है वो किया है, इयादा किया है उसका। अच्छा, चले एक चीज और जो इस वक्त मजमूई सूरत हाल है इलेक्शन की, मैं जरा उस पर भी आपके कमेंट्स लेना चाह रहा हूँ। अब हम आपको बतौर एक सरकारी वकील या प्रोसिक्यूटर नहीं देख रहे, हम आपको एक कानूनदान देख रहे हैं। जो इलेक्शन के लिए एक फेयर माहौल चाहिए होता है, इस वक्त पंजाब के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जो कागजात नामजदगी जिस तरह से छीने जा रहे हैं, आरओज़ के दफातर में लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, दरवाज़ों के ऊपर ख़वातीन से जो है कि हमले हो रहे हैं, ची जा रही हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप देखें कि हाथा सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल होने के लिए आ रही है और उनसे पिटिशन छीन के ले गए कुछ लोग। ये सारे मामलात आप बतौर वकील कानूनदान क्या समझते हैं कि हमारा जो इस वक्त सारा का सारा प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसके ऊपर इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ये कितना जद डालेगा ये सारा मामला? देखिए जी, एक तो बिल्कुल इस बारे में तो मैं क्लियर हूं कि जो तमाम कानूनी मसावी हकूक सब शहरियों को देना जो है ये हर शहरी का एक बुनियादी हक है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। और किसी के साथ आप ज्यादती नहीं कर सकते, किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये तो बिल्कुल इस पे दूसरी राय नहीं है कि तमाम शहरियों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बशमूल पीटीआई जो है उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का उनका फंडामेंटल राइट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको बिल्कुल भी नहीं छीनना चाहिए। इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बिल्कुल जमहूरियत का एक बहुत ही बुनियादी जो है वो एक इंग्रेडिएंट है, उसको बिल्कुल कोई इनकार नहीं है। और अगर ऐसे को वाकयात हो रहे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट के हयाता में भी हो रहे हैं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस ले सकती है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। आपने देखा होगा कि कल ही एक पिटीशन आई थी उनके वकला की तरफ से और उन्होंने ऐसी शिकायत जो है वो दर्ज करवाई थी। पिटीशन को टेकअप भी उसी दिन किया गया। अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि आप इन वकला की मुलाकात जो है वो इलेक्शन कमीशन से करवाएं और वो हो भी गई। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसका बिल्कुल तदारक होना चाहिए और मुतलका इदारे और इलेक्शन कमीशन जो है इसका नोटिस लें और इसको इंश्योर करें कि तमाम लोगों को जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको जो है बिल्कुल मसावी जो है वो मौके फराहम किए जाए। अच्छा, आखिरी चीज एक पूछना चाहूंगा शाहवर साहब आपसे कि ईसीपी के कंडक्ट के हवाले से गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में जजेस साहिबान के रिमार्क्स भी बड़े सख्त थे और जो इस वक्त ऑन ग्राउंड ज़मीनी हकायक हैं वो भी कुछ और अक्कासी करते हैं। अभी जो बल्ले का निशान था तहरीक इंसाफ का और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे फैसला आया उसकी आज हमने ये देखा कि ये पहली बार देखा है हमने कि इलेक्शन कमीशन के बाहर दरवाज़ों को, गेट्स को ताले लगे हुए थे और किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। और फिर जो तस्दीक शुदा कापी है, इलेक्शन कमीशन ने अपना ये फैसला जो सुनाया वो बड़ा तफसीली फैसला था, उसकी तस्दीक शुदा कापी अभी तक नहीं दी गई, जिसकी वजह से शायद ये अपील, एक दफ़ा इलेक्शन है, शेड्यूल है और आपको निशान भी लेना है, दिन बहुत कम है, तो आप ये समझते हैं कि ये हरबे हैं ताखीरी या वाकई टेक्निकली इतना टाइम लगता है कि आप किसी को कुछ दिन तक ना भी दें तो कोई मसला नहीं है तस्दीक शुदा कापी? देखिए, मैं इर्रिस्पेक्टिव के कौन किसी भी हुक्म से एग्रीव्ड है, उनको ये हक है कि वो उस डिसीजन का, चाहे वो जुडिशियल ऑर्डर हो,
चाहे वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर हो या वो आरओ का ऑर्डर हो या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, उसकी फौरी तौर पे मुतासर शख्स को जो है वो उसकी अटेस्टेड कॉपी मिलनी चाहिए, ताकि वो रेमेडीज जो उसको अवेलेबल है लॉ में वो उसको एक्सरसाइज करे। चलो, बहुत शुक्रिया। शाह खावर साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं साइफ्स में, और उनसे हमने साइफर केस के हवाले से बड़ी अहम डिस्कशन की। आज मुख्तलिफ क्या सराही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी, उनके ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बयान किया। आज इन्हीं अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।